द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 20 अप्रैल 2020 में आपका पुनः स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे कल के प्रश्नों के साथ। तो कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? विदेशियों द्वारा भारत में खरीदारी करना। जी नहीं। विदेशियों द्वारा भारत के आर्थिक उपक्रमों में 10% से अधिक शेयर में निवेश करना। हाँ, ये सही है। पहले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता था, लेकिन चूंकि जब किसी भी कंपनी में कोई विदेशी यदि 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी अगर रखेगा तो वो ये उम्मीद करेगा वो कंपनी भी अच्छे से चले और उसके मैनेजमेंट में भी प्रयास करेगा हस्तक्षेप करने का, या उसको चाहेगा ज़्यादा प्रॉफिट कमाए ताकि हमारा फ़ायदा भी ज़्यादा हो। तो इसलिए 10% से ज़्यादा अगर उसका शेयर है किसी विदेशी का तो उसको अब FDI के अंतर्गत माना जाता है। विदेशियों द्वारा नई कंपनी खोलना। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? 38, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहल है। जी नहीं, ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको समूचे भारत में लागू कर दिया है। जी नहीं, केवल 12 राज्यों ने अभी तक इसको लागू किया है। इस योजना में शामिल राज्यों को निवासी आपस के शामिल राज्य में राशन ले सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। यानी इन 12 राज्यों में से जो भी निवासी है वो किसी 12 राज्यों के अंदर ही किसी दूसरे राज्य से वो राशन ले सकता है। तो ये था आपका कल का पेपर। और आज हम देखेंगे आज के पेपर की तरफ बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली खबर है ई कॉमर्स फर्म्स कांट सप्लाई नॉन एसेंशियल गुड्स सेज गवर्नमेंट। तो 20 अप्रैल को जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार कि ई कॉमर्स की डिलीवरी स्टार्ट हो जाती, लेकिन उन्होंने एक फिर जो है सूचना दी है कि इसमें जो नॉन एसेंशियल गुड्स है, यानी कि जैसे खाद्य हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, डेली यूज का सामान हो गया, सब जो इसेंशियल थी इनके अलावा अन्य चीज़ों की सप्लाई नहीं होगी। तो चूँकि कोरोना है, लॉकडाउन है, तो उसको प्रभावी बनाने के लिए ऐसा किया गया है। और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, गोवा इज़ नाउ कोविड फ्री। तो ये पहला भारत का राज्य है जो कोरोना से ग्रसित था और अभी वर्तमान में इसमें कोई भी कोरोना केस नहीं है। तो गोवा पहला भारत का कोरोना मुक्त राज्य हो चुका है। अभी इसमें पहले देखिए 7 केसेस थे, 7 के 7 केसेज अब डिस्चार्ज हो चुके हैं और इसमें कोई भी 0 पेशेंट है कोरोना के। कन्फ्यूजन ओवर मिसमैच इन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ICMR फिगर्स। तो हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR के फिगर्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आई है। जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी क्या होती है, दिन में 2 बार अपडेट करती है कोरोना अपडेट्स, और जो ICMR है वो 24 घंटे में 1 बार। तो ICMR के अंतर्गत कल जो था वो लगभग 2154 केसेस थे, लगभग नए केसेज आए हैं, जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री का अपडेट थोड़ा सा लेट हुआ, तो इसमें थोड़ा सा प्रश्न उठाया गया। अगला खबर है, फार्मा यूनिट्स स्टिल नॉट एबल टू ऑपरेट फ्रीली। जो हमारी फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं, जो दवा बनाने की कंपनियां हैं, वो अभी भी बताया जा रहा है कि केवल अपनी 30 से 50% क्षमता पर ही काम कर पा रही हैं। कारण क्या है कि पहली बात तो कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो रही, दूसरी बात जो उनके वर्कर्स थे वो अभी घर जा चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समस्या आ रही है। इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। PM केयर्स डोनेशन कट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्टाफ सैलरीज। गवर्नमेंट स्टाफ के जो भी सैलरीज रहेंगी, जो भी गवर्नमेंट स्टाफ है उनके प्रति माह से 1 दिन की सैलरी PM केयर्स में जाएगी, ऐसा जो है प्रपोजल आया है। यदि कोई एम्प्लॉय नहीं चाहता है उसकी सैलरी से कटे तो रिटर्न में दे सकता है, तो उसकी सैलरी से नहीं कटेगा। स्पेयर मंकीज द वायरस सेज बायोलॉजिस्ट। जीव विज्ञानियों ने कहा है कि जो लोग भी पशु प्रेमी हैं वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर इस समय थोड़ा उनसे दूरी बना के रखे पशुओं से। तो जैसे देखिए ये एक वृद्ध पुरुष है, बंदरों को खिला रहे हैं, तो इससे संभावना क्या है, मनुष्य से बंदरों में भी कोरोना हो सकता है, और बंदरों में कोरोना होने के बाद उसमें म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जो कोरोना वायरस की जीन है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा, और अगर परिवर्तन आ गया तो मान लीजिए हम कोई दवा बना रहे हैं, तो जब जीन परिवर्तन आ गया तो जो नया वायरस जन्म लेगा उससे उस पर प्रभावी नहीं होगा, तो इससे समस्या बढ़ भी सकती है, वन्य जीवों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये थी। उसके बाद अगले पृष्ठ पर है लोकल खबर, इसको हम इग्नोर करेंगे, स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट रन्स ट्रायल ऑफ रैपिड एंटीबॉडी किट्स। एंटीबॉडी किट्स लगभग 3 दिन से हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीबॉडी किट्स क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये एक तत्काल प्रक्रिया है जांच करने की। अगर हाल ही में आपको कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या हुई थी तो उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडीज़ में एंटीबॉडी तैयार हो चुकी हैं। तो अगर कोई एंटीबॉडी आपके बॉडी में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, इसका मतलब आपको हाल ही में कोई इन्फेक्शन हुआ था। तो इससे अगर इन्फेक्शन हुआ तो आपको फिर कोरोना की टेस्टिंग होगी।
लॉकडाउन कैन नॉट बी ओनली स्ट्रेटजी, ये एक इंटरव्यू छपा है एक वैज्ञानिक महोदय का, तो उसमें बताए हैं कि केवल लॉकडाउन स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। लॉकडाउन हमको समय देगा, डॉक्टरों को समय देगा इलाज करने के लिए, और इस समय का लाभ उठाते हुए हम अपनी तैयारियां समय से रहती तैयारियां कर दें, केसेस को कम करें, जो भी केसेस हैं उनको जल्दी से हम निपटाएं। ये इनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनके अनुसार। अगली न्यूज़ है, इट्स अ बेंगलुरु ब्लू फॉर कर्नाटकाज ग्रेप फार्मर्स। तो ये बता रहे हैं कि जो कर्नाटका के अंगूर उगाने वाले किसान हैं उनके लिए बड़ी एक समस्या की बात है, क्योंकि देखिए जो भी वाइन इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी अंगूर के उत्पाद हैं वो अभी देखिए वाइन इंडस्ट्रीज और बियर इंडस्ट्रीज ये सब तो बंद है, उन्हीं में इनकी खपत होती है, तो इनके अंगूर जिनकी फसलें बेकार हो जा रही थी, ये चीज़ बताया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर, एड्रेस करतारपुर डैमेज। अब देखेंगे हम करतारपुर क्या है। तो करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहिब एक गुरुद्वारा है रावी नदी के तट पर, पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में रावी नदी के तट पर ये एक गुरुद्वारा है। इसका महत्व क्यों है सिखों में? क्योंकि ये प्रथम सिख गुरु नानक जी की अंतिम समय यहीं बिताया था, उन्होंने अपने अंतिम वर्ष यहीं पे बिताया था, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है सिखों में। अब हम थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए क्या हुआ, इस महत्व के चलते ही भारत और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ और यहाँ पे करतारपुर साहिब जाने के लिए कॉरिडोर यानी एक गलियारा बनाने का निर्णय हुआ, जो गलियारा बन के तैयार हो चुका है। तो ये गलियारा किसके बीच में है? पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को हमारे पंजाब राज्य के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से जोड़ता है। अच्छा, सिखों संबंध में थोड़ा सा और हम जान लेंगे। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण और थी कि पिछले वर्ष ही गुरु नानक जी की 550वीं जयंती थी, इसलिए यह बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक चीज़ और जानेंगे हम, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ को किसने लिखा था? गुरु अर्जुन ने, जो 5वें गुरु थे सिखों के। हमने पहले भी देखा है गुरु अर्जुन ने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो न्यूज़ क्या थी, देखिए जो अभी एक तूफान आया थोड़ा सा, तो जो वहाँ का करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है पाकिस्तान का, वहाँ का जैसे आप देख रहे होंगे जो ऊपर का ये डोम था ये गिरा है ये, तो इसके रिपेयर के लिए भारत ने अपील की है पाकिस्तान से। अगली न्यूज़ में देखिए WHO के संबंध में एक इंटरव्यू छपा है शशि थरूर जी का, जो कि सांसद हैं कांग्रेस के। तो ये चूँकि पहले यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर भी रह चुके हैं भारत की तरफ से, तो इनका देखिए क्या है WHO पे और क्या स्टैंड है देखते हैं। तो इसे प्रश्न और सवाल के रूप में इंटरव्यू लिया गया है। तो जैसे बता रहे हैं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम पहली बात थोड़ा WHO के बारे में जान लेंगे। WHO क्या है? ये विश्व भर के लिए कोई भी जो भी मतलब हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए वैश्विक संगठन बनाया गया है। कब बनाया गया था? 7 अप्रैल 1948 को। इसी की स्थापना के कारण ही इस दिन को यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बोला जाता है या उसके रूप में मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम इंटरव्यू देखेंगे शशि थरूर जी का। तो इनसे प्रश्न पूछा गया कि WHO के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि चाइना की तरफ झुकाव है, तो क्या WHO इससे लड़ने में असमर्थ है? क्या हुआ, क्या कारण है इसका, और क्या WHO स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है? तो ये बता रहे हैं कि जैसे जाहिर सी बात है भाई, WHO कोई अपने में एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, ये सभी राष्ट्रों के सहयोग से ही बनी है, तो सभी राष्ट्रों का इस पर शक्ति का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे बता रहे हैं लगभग 15% WHO की फंडिंग USA से आती है। और हाल ही में अभी ने USA ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कि WHO जो है कोरोना से लड़ने में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम इसकी फंडिंग रोक देंगे। तो इससे जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ने वाला है। फिर आगे कहते हैं क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की जो आरोप लगाया है क्या ये सत्य है? तो ये बताते हैं कि देखिए इस सत्य कितना है इसको तो नहीं बता सकता, लेकिन जाहिर सी बात ये स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोरोना से लड़ाई में असफलता को छिपाने के लिए WHO का प्रयोग कर रहे हैं। इसको बलि का बकरा बना रहे हैं, WHO का बहाना लेके अपनी पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, WHO का अलर्ट न करने की वजह से हम आज इस बुरी परिस्थिति में हैं। अब आगे प्रश्न इससे पूछा जा रहा है कि क्या जो है WHO स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है? तो वही जैसे कि इन्होंने बताया कि WHO जो है अल्टीमेटली ये राष्ट्रों के समूह से मिलकर बना है, लेकिन किसी राष्ट्र से ऊपर नहीं है। जैसे देखिए सब मिलकर आए थे तभी WHO बना था WHO।
और WHO के जो चीफ होते हैं उनके चुनाव में भी राष्ट्रों का काफ़ी प्रभाव होता है। जैसे USA हो गया, चाइना हो गया, ऐसे बड़े कंट्रीज़ हैं, तो इनका उनके इलेक्शन में भी काफ़ी प्रभाव होता है। तो ये बता रहे हैं कि वहीं पे अगर चाइना की जगह पर USA में भी ये वायरस जन्म हुआ होता तब USA की तरफ भी बायस्ड होता। फिर इनसे लास्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि जहाँ पर देखिए आप इस वायरस, इस कोरोना के फैलने की वजह से लोग जो देश हैं इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, कहने मतलब राष्ट्रीयता की भावना जग रही है और एक देश दूसरे देश से रिश्ता तोड़ रहा है, यानी कि बहुत संकुचित होता जा रहा है। और वहीं पर जो कि महामारी का जो रूप है वो वैश्विक स्तर पर है, तो ना कि केवल एक दूसरे को एकांत में लड़ने की जरूरत है बल्कि सबको मिल के लड़ने की जरूरत है। तो ये दोनों विरोधाभास चीज़ें हैं कि एक तो देश दूसरे देशों से सीमाएं काट ले रहे हैं और अपने में इकलौते लड़ रहे हैं, और दूसरी बात महामारी वैश्विक स्तर पर है, यानी कि अगर हमारा पड़ोसी ग्रसित है तो उससे हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों विरोधाभासों को कैसे निपटाया जाए, क्या उचित है? तो ये बता रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये एक वैश्विक महामारी है, इसमें विश्व को एक साथ जुट कर जो है लड़ना होगा, एकांत में नहीं लड़ी जा सकती इससे। अगली खबर है आदित्यनाथ वांट्स जॉब्स फॉर माइग्रेंट्स टू रिटर्न। जो भी माइग्रेंट्स रिटर्न हो रहे हैं, जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक दूसरे राज्यों में कार्य करने गए थे, उनके लिए जॉब्स का प्रबंध करने की बात करें ताकि आर्थिक मजबूती उनकी बनी रहे। अगली खबर देखिए, एक इंटरव्यू है हैंस टिमर जी का। ये इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक में एक इकोनॉमिस्ट हैं साउथ एशिया रीजन के लिए। तो इनसे भी हम देखेंगे कुछ प्रश्न और उत्तर के रूप में इनका इंटरव्यू छपा है, कुछ देखेंगे उससे बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है इनसे कि साउथ एशिया इकोनॉमी, यानी साउथ एशिया हमने कल डिस्कस किया था, साउथ एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये भी सारे साउथ एशिया में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप लोगों ने 6.3% की उम्मीद से अब घटाकर जो यहाँ की GDP ग्रोथ रेट 1.8% लगभग कर दी है। तो क्या ये रीज़न, मतलब ये कितना तक संगत है? तो बता रहे हैं जाहिर सी बात है, कोविड का समस्या है, तो अभी सभी देश आर्थिक रूप से तंग हैं, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, बिल्कुल इतना जो है संभावित है इतनी गिरावट। फिर उसके बाद इन्होंने कहा, इनसे प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण एशिया में देखा गया है तो अन्य विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में केसेस कम आए हैं, तो ये कितना तक संभव रहा, कितना तक सत्य है, कितनी बात सत्य है? तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि जो भी दक्षिण एशियाई देश हैं इन्होंने समय से ही लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया और उसके बाद पहला केस जब से आया उसी समय से इन्होंने गंभीरता से इसको लिया, तो इसका भी काफ़ी फ़ायदा मिला। और उसके बाद देखिए इन्होंने इनसे ये भी प्रश्न पूछा गया कि जो भी माइग्रेंट्स वर्कर जैसे हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में यानी खाड़ी देशों में जो हमारे माइग्रेंट्स वर्कर गए थे, अब वो इंडिया में आएंगे तो इससे क्या लेबर क्राइसिस और नहीं बढ़ेगी, श्रमिक समस्या और नहीं बढ़ेगी भारत में? तो इन्होंने कहा बिल्कुल हाँ, श्रमिक समस्या बढ़ेगी। तो इससे भारत को एक नया चैलेंज मिला है, भारत को अपने सेक्टर्स को और भी खोलना चाहिए और अपने श्रमिकों को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने की आवश्यकता है। और इन्होंने खाद्य समस्या पर भी चर्चा की कि खाद्य समस्या को अच्छे से संभालना चाहिए, क्योंकि इतनी समस्या आर्थिक सब लगभग आर्थिक गतिविधियां सभी बंद हैं, लोग अपने घरों में लॉक हैं, तो उनको अगर खाद्य यानी राशन और पानी नहीं उपलब्ध रहेगा तो फिर वो एक और समस्या अपने में क्रिएट हो जाएगी। और इनसे अंतिम प्रश्न जो पूछा गया तो बोला गया कि जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है और उसके बाद टूरिज्म में स्पेशली। तो बोल रहे हैं कि जो लॉकडाउन के पश्चात अर्थव्यवस्थाएं हैं इनको किस पे ध्यान देना चाहिए, टूरिज्म पे या फिर नए सेक्टर्स को भी ध्यान देना चाहिए? तो इन्होंने बोला है इसके जवाब में कि दोनों चीज़ों की आवश्यकता है, हमारे सेवा क्षेत्र को भी एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ नए सेक्टर्स की तरफ भी देखने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस लॉकडाउन के अंतर्गत यूट्यूब का प्रयोग और भी बढ़ा है। तो ये बोल रहे हैं टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन यानी इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं को विस्तार करना है और नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है इस्लामोफोबिया इज़ राइजिंग इन इंडिया, OIC। इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से भय, यानी कि लोग इस्लाम से भय खा रहे हैं, तो ये बढ़ता जा रहा है, OIC का स्टेटमेंट है। OIC क्या है हम देखेंगे। OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि इस्लामिक सहयोग का एक संगठन। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1969 में। थोड़ी सी हम कहानी इसके बारे में जानेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि आप जानते हैं जो इज़राइल का जन्म कब हुआ था, तो 1947 के करीब हुआ था जन्म। तो वो
मुस्लिमों की धरती थी और वहाँ पे यहूदी भी उसको क्लेम कर रहे थे। तो काफ़ी संघर्ष के बाद इजराइल का जन्म हुआ था और हमेशा ही संघर्ष अभी तक चलता आ रहा है। तो अल अक्सा मस्जिद है एक यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है, उसमें आग लगा दी गई। तो उसके तहत जो है मुस्लिमों को लगा वहाँ के कि हमारे धर्म पर खतरा है, तो ये उन्होंने आह्वान किया कि हम सब एक हों मिलके। तो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो भी थी उन्होंने एक संगठन बनाया 1969 में, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेद्दा में, सऊदी अरब के जेद्दा शहर में। और इसका एक चीज़ ध्यान देना है कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है। और 2018 में शायद, मुझे जहाँ तक याद है, हमारी जो विदेश मंत्री थी माननीय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने इसकी मीटिंग में मतलब एज ए गेस्ट उसमें शामिल हुई थी। अगली न्यूज़ है स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स हार्मफुल। हेल्थ मिनिस्ट्री जो भी डिसइंफेक्टेंट के रूप में हमने पहले भी पढ़ा था, सोडियम हाइपोक्लोराइट नाम का एक जो है केमिकल यूज़ कर रहे थे, NaClO जिसका फार्मूला है। अगर इसको 0.5% मिला देते हैं पानी में तो इसको दकिन सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो भी छिड़काव कर रहे हैं, यदि ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो ये हार्मफुल हो सकता है। इस न्यूज़ को हमने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था, आपको याद हो तो। वाइल्ड लाइफ हंटिंग गोज़ अप इन नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व के राज्यों में वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवों की हंटिंग बढ़ चुकी है, इसको भी एक खबर है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट्स सेंड टू UAE। संयुक्त राज्य अमीरात को भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा को निर्यात करने का भी निर्णय लिया है। तो ये थी कुछ खबरें। उसके बाद हम थोड़ा सा वैश्विक जगत को देखेंगे। चाइना शुड फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ट्रंप ने कहा है कि अगर ये समस्या चाइना की गलती है, मतलब जानबूझ के नहीं किया है, तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती। लेकिन अगर ये प्लान्ड उनका टेररिज्म है ये, अगर तो इसका जो है भुगतान चाइना को करना पड़ेगा। तो एक चेतावनी रूप में दिया है। अफगान गर्ल्स टर्न अ कार पार्ट इनटू वेंटिलेटर्स। लेकिन न्यूज़ क्या है कि अफगान की जो लड़कियां हैं, कुछ उन्होंने कार के हिस्सों को निकाल के कुछ उसको तोड़ फोड़ करके उससे वेंटिलेटर बनाने का काम शुरू किया है। तो ये आपको हो सकता है ना चौंकने वाली बात लगे, लेकिन ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस राज्य में, जिस देश में आज़ादी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ना हो, वहाँ पर लड़कियों को पढ़ने की जहाँ आज़ादी नहीं थी, उन्होंने मतलब टेक्निकल काम ऐसे कर रहे हैं और इतने हाईटेक वेंटिलेटर बनाना आप भी समझ रहे हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगली न्यूज़ है करजई वेलकम्स इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट इन टॉक्स। करजई, हामिद करजई, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, उन्होंने जो अफगानिस्तान में शांत समझौता चल रहा है, यानी अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, और USA के माध्यम से जो मीडिएट कराया जा रहा है, तो उसमें जो इनवाइट किया गया इंडिया को, तो उसका इन्होंने स्वागत किया है। अब हमको थोड़ा सा इसकी इतिहास जानना पड़ेगा। अफगानिस्तान में क्यों समस्या है, क्या समस्या है, हल कैसे निकल रहा है, क्या प्रगति अभी है। तो देखिए क्या है, अफगान क्राइसिस, जो अफगान समस्या है, ये आपकी लगभग शीत युद्ध के समय से जो है चली आ रही है। शीत युद्ध आप जैसे समझ रहे हैं कि जो USA और रशिया यानी सोवियत संघ और USA के मध्य में इनडायरेक्ट वार हो रहा था, तो उसी को शीत युद्ध कहते हैं। तो 1978 में रशियन आर्मी ने, यानी सोवियत संघ की आर्मी ने अफगान पे अटैक किया, और वहाँ पे वहाँ पे 2 धड़ थे, तो एक धड़ को समर्थन देके वहाँ उसको गवर्नमेंट बनवा दी। तो लेकिन क्या हुआ, कुछ दूसरा जो धड़ था लगातार विद्रोह करता रहा। तो विद्रोही धड़े को USA और पाकिस्तान जैसे देशों ने समर्थन दिया, और अंततः जब शीत युद्ध का समाप्ति हुई और सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो यानी कि और फिर रूस उधर से कमज़ोर हो गया, तो रूस ने वहाँ से अपना पैर खींच लिया। तो तालिबान सरकार USA की मदद से वहाँ स्थापना हुई, 1996 से 2001 तक रही। तो उस तालिबान सरकार में लोकतंत्र की बिल्कुल अनुपस्थिति थी, महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो एक बड़ी ही मतलब उसका ब्लैक पीरियड था अफगानिस्तान के लिए। तो 2001 के बाद फिर देखिए क्या हुआ, USA ने जो है, फिर जैसे USA में आपने सुना होगा तो अटैक हुआ था, 9/11 अटैक हुआ था USA में। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे तालिबान सरकार हटा दी गई, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्ट की गई। और अभी आप जान रहे हैं जैसे तालिबान और सरकार के बीच में हमेशा झड़प होती रहती है, आए दिन हिंसा होती है, मौतें होती हैं। तो इस शांति समझौते के लिए लगातार प्रयास जारी था। तो USA ने अपने एक एनवॉय को भी नियुक्त किया है, ज़ाल्मे खलीलज़ाद, जो इस शांति वार्ता की मध्यस्थता कर रहे हैं तालिबान और उनके बीच। तो ये थी आज की डिस्कशन, और हम देखेंगे आज कुछ प्रश्नों के साथ, जो अगर आपने गौर से सुने होंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 से मुक्त हुआ है? A केरल, B गोवा,
सी पंजाब, डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 मार्च, बी 7 अप्रैल, सी 21 मार्च, डी 21 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या है? एक कीटनाशक, कोरोना की दवा, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट नंबर 1, यहाँ प्रथम सिख गुरु नानक जी ने अपने जीवन के आखिरी समय व्यतीत किया था। स्टेटमेंट नंबर 2, यह गुरुद्वारा पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर बसा है। स्टेटमेंट नंबर 3, सिखों का पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ गुरु नानक द्वारा लिखी गई। ऑप्शन है ए ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी 1 व 2, ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये थी आज की डिस्कशन। इनका सारा जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको कोई और समस्या हो या इनसे कोई चीज़ स्पष्ट ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।